ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सप्लाई का? कोई क्वेरी है तो पूछ लें किसी को। चले फिर आगे। इसी तरह अभी हमने एक सवाल किया था टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर, अगर आपको याद हो। टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था ना हमने? मार्च 23 का मैंने आपको तस्वीर भेजी हुई है, मार्च 23 का क्वेश्चन है, आई हुई है सबके पास? ये आप बॉयज वाले सेक्शन में आई हुई है मार्च 23 का क्वेश्चन। इतने अफसुर्दा होके क्यों कह रहे हो यार? क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये मेरे पास जरा निकल गई यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 का ए जी। एक मिनट ठहरे जरा, यहाँ पे भी निकाल लूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, पहला सवाल जो हमने 22 में देखा था मार्च में, वो तकरीबन 6 नंबर का था। ये वो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे था, ये टाइम ऑफ सप्लाई पे है। इन नवंबर 22 रिक्वायरमेंट देख लें, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेल टैक्स 1990 एंड रूल्स मेड देयर एंड आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द टाइम मंथ ऑफ सप्लाई फॉर द चार्जेबिलिटी ऑफ सेल टैक्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन। किस महीने में इन ट्रांजैक्शंस को लेना है? इन नवंबर 2022 एन एग्रीमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ द मशीन ऑन हायर परचेज वाज साइंड। हायर परचेज क्या होता है? किस्तों पे काम करना। उसका एग्रीमेंट साइन हुआ नवंबर 22 में। दिसंबर 22 में मशीन एक्वायर्ड अंडर दिस एग्रीमेंट अगेंस्ट 25% डाउन पेमेंट ऑफ ₹30 मिलियन। दिसंबर के अंदर मशीन को एक्वायर किया 30 मिलियन की डाउन पेमेंट देके। द बैलेंस इज टू बी पेड इन 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹4.5 मिलियन ईच। बाकी जो बैलेंस है वो 4.5 लाख रुपए की जो है इंस्टॉलमेंट जो है 45 लाख जो है उसकी इंस्टॉलमेंट में देना, माहाना इंस्टॉलमेंट में 24। किस महीने में सेल रिकॉर्ड करूं? टाइम ऑफ सप्लाई कब में? नवंबर में, क्योंकि हमने ये क्या पढ़ा था? एग्रीमेंट जब होगा हायर परचेज के केस में तो उस महीने में हमने सेल रिकॉर्ड करनी। तो नवंबर में एग्रीमेंट हुआ था तो हमने उसके अंदर उसकी सेल रिकॉर्ड करनी। इन दिसंबर 2022 एन एडवांस ऑफ 12 मिलियन वाज रिसीव्ड अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी मेड इन मार्च। एडवांस दिसंबर में आ गया और डिलीवरी कब देनी है गुड्स की? मार्च में। तो मैं किस महीने में सप्लाई रिकॉर्ड करूँ? मार्च के अंदर, डिलीवरी के टाइम। अ मशीन ऑफ ₹38 मिलियन वाज परचेज इन जुलाई 2022 बट इट वाज पुट टू यूज इन नवंबर 2022। जुलाई में ली है लेकिन नवंबर के अंदर उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया। जुलाई में ली है लेकिन नवंबर में इस्तेमाल के काबिल बनाया। क्या करेंगे? क्यों जुलाई क्यों लेंगे? हाँ, गुड गुड, यही वाली बात आई। जुलाई के अंदर वो दैट वाज मेड अवेलेबल। ठीक है, आप इस्तेमाल बेशक उसे 6 महीने बाद करें, 8 महीने बाद करें, सही है। तो वो जब मेड अवेलेबल हुई वो महीना उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। गुड्स ऑफ ₹7 मिलियन वर सोल्ड इन सितंबर 2022 बट ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एट द बायर्स प्रेमिसेस द गुड्स वर डिलीवर्ड इन जनवरी 23। सितंबर 22 के अंदर भेज दी थी, डिलीवरी हुई 23 के अंदर। हाँ जी, सितंबर लेंगे। सितंबर 22 में हुई और डिलीवरी हुई 23 में। 23 लेक्चर नहीं ना लिया तुमने, इसलिए 23 लग रहा है। सितंबर 22 ना मेड अवेलेबल का कॉन्सेप्ट हमने कल ही पढ़ा है कि गुड्स अगर मेड अवेलेबल हो जाती हैं तो वो सप्लायर बेशक अगला पिक करे या ना करे, वो महीना सप्लाई का महीना होता है। ये कल ही हमने ये बात पढ़ी। तो दिस इज हाउ आईकैप इज टेस्टिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स, टाइम ऑफ सप्लाई। पहले आईकैप का ये तरीका होता था कि टाइम और वैल्यू ऑफ सप्लाई को हमेशा न्यूमेरिकल के अंदर पूछ लेता था, थोड़ा सा आधे के नंबर का या 1 नंबर का। पिछले 1-2 सालों से अब उसने ये ट्रेंड बना लिया है कि ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं इसके ऊपर 4-5 नंबर का कोई ना कोई सवाल दे देता है।
तो ये इस तरह से जो है वो उसको पूछता है। बल्कि अभी एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी और पढ़ते हैं और वो बताता हूँ आपको, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में आई थिंक सवाल आया हुआ है उसके ऊपर वो अप्लाई होती है। इसमें आप आए नीचे अपनी उसके अंदर बुक के ऊपर, तो ये टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ लिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ लिया है। आगे अब हम पढ़ते हैं ये टैक्सेबल एक्टिविटी, पेज नंबर है आपका 131। टैक्सेबल एक्टिविटी किसे कहते हैं? टैक्सेबल एक्टिविटी पेज नंबर 131। टैक्सेबल एक्टिविटी किसे कहते हैं? टैक्सेबल एक्टिविटी मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। एक बार याद रखें, टैक्सेबल एक्टिविटी के लिए जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट पे की जाए, ठीक है? वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट, इसको अंडरलाइन कर लें। एंड इंक्लूड्स, और इसमें शामिल है एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर। कोई कारोबार करे, कोई तिजारत करे या कोई चीज़ बनाए, ये टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगी। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द सप्लाई ऑफ गुड्स, द रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज और बोथ टू अनदर पर्सन। गुड्स की सप्लाई करना भी टैक्सेबल एक्टिविटी है और सर्विसेज को परफॉर्म करना भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। एक बंदा है वो आपको एसी देता है, तो जो एसी दे रहा है वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है, जो घर आके एसी इंस्टॉल कर रहा है वो तो सर्विसेज दे रहा है के लिए, लेकिन वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। तो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर टैक्सेबल एक्टिविटी। वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, एक दफा किया हुआ काम तिजारत में, ठीक है? पता चला कि यार पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं अगले महीने से, तो इस महीने में पेट्रोल का एक पूरा टैंकर लेके रख लो, स्टोर कर लो, उधर डिपो पे रखवा दो, और जब बढ़ जाएगी प्राइस तो उसको बेच देना। तो यार एक दफ़ा बस काम किया था, बहुत अच्छे मार्जिन मिल गए। तो एक दफ़ा किया हुआ काम इन टर्म ऑफ ट्रेड्स, तिजारत के अंदर, वो भी आपका इसके अंदर आएगा। गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो जनरेटर खरीद के रख लो, गर्मियों में प्राइस बढ़ जाएगी तो दिसंबर में ख़रीद लो और जून में बेच दो। सही है, अब करना लीजिएगा ऐसे, लेकिन बता रहा हूँ। एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करते वक्त और ख़त्म करते वक्त कोई भी एक्टिविटी की जाए वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी ही कहलाएगी। बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें ये चीज़ शामिल नहीं है। क्या? द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, जो नौकर अपने मालिक के काम कर रहा है, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, वो सैलरी और इनकम टैक्स और उस चीज़ के अंदर जाके आएगा। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज ए प्राइवेट रिक्रिएशनल परस्यू और हॉबी, हॉबी के तौर पे कोई काम किया है तो वो भी इसके अंदर फॉल नहीं करेगा, या प्राइवेट रिक्रिएशनल परस्यू के तौर पे किया। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल if carried on by an individual would fall in subsection clause B। ये बस A और B ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसमें अब आप, मैंने एक और आपको क्वेश्चन भेजा था तस्वीर के साथ, टैक्सेबल एक्टिविटी का था, क्या था? स्प्रिंग 2024, जी जी, एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जिस तरह जॉब करता है कोई पर्सन, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा एम्प्लॉई है, मैं इसका एम्प्लॉयर हूँ, या मैं इसका मालिक हूँ, या ये मेरा नौकर है। वो जो रिलेशन एक बनता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसको टैक्स चार्ज करने लग जाए इसके ऊपर। सही है, इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, सेल टैक्स के लिहाज से वो एक्टिविटी नहीं है, दैट इज़ नॉट अ टैक्सेबल एक्टिविटी।
इनकम टैक्स आपने उसकी तनख्वाह पे इतना काटना है कि अगले बेचारे की बस हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारा महीना काम करके आपको टैक्सेबल एक्टिविटी बना के आपको सेल टैक्स इनवाइस इशू कर दे, इतनी हिम्मत नहीं है उसकी। सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको भेजा था, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है जी, स्प्रिंग 2024, ये तो लेटेस्ट अटेम्प्ट ही बन गई ना। लेटेस्ट अटेम्प्ट में ये सवाल आया है जी, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, इसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है जी इसने? अंडर द सेल्स टैक्स 1990 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टैक्सेबल एक्टिविटीज। वो कहता है भाई ये टैक्सेबल एक्टिविटीज हैं या नहीं है। ये देखिए उसने 5 नंबर का यही पूछ लिया, सिर्फ 4 लाइनों के ऊपर एक सवाल पूछ लिया। तो अगर तो सेल टैक्स को अच्छे तरीके से तैयार किया जाए तो सेल टैक्स के अंदर मार्क्स गेन होते हैं काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह अब आप देख रहे हैं कि मैंने पिछली 3 अटैम्प्ट, एक 24 की, 23 की और 22 की, लेकिन मज़े की बात यह है कि तीनों स्प्रिंग की अटैम्प्ट्स हैं। क्या? हाँ ठीक है, तीनों स्प्रिंग की अटैम्प्ट्स हैं। हो सकता है कि आपकी अटैम्प्ट में वो तरह आ जाए। स्प्रिंग 22 में उसने ये डेफिनेशंस पूछी हैं, स्प्रिंग 23 में पूछी हैं और स्प्रिंग 24 में पूछी है। तो वो कहते हैं ना, वो इसी तरह देख के वो सितारों के हाल से भी इसी तरह किस्मत बताते हैं ना, देख के ये सितारा इधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है, इसलिए ऐसे होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ था। ऑटो वाले भी कराऊंगा सवाल आपको, ये कोई पता नहीं, आईकैम का पता चलता है, वो ऑटो में भी पूछ ले। नदीम रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 2,50,000 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं है? नहीं है। Zahab provided consultancy services to his brother for his startup business for an agreed amount of consideration. सर्विसेज दे रहा ना, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। Shahzeb played the piano, an instrument he has played since childhood, at his parents' anniversary party. ठीक है, वो अलग बात है कि पेरेंट्स से कह के थोड़े पैसे दे दे। सही है, आपकी मेरे सालगिरह पे जो है वो पियानो बजाया था, लेकिन ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, ये उसकी हॉबी है। हॉबी कह लो कि बचपन से ये काम करता है, अब अच्छी है या बुरी है ये नहीं पता है ना। ये पियानो महंगा शौक है भाई। आगे चले। फुरकान हु वर्क्स एज एन अकाउंटेंट फॉर बिनिश एंटरप्राइजेज ओन्ड बाय मिस बिनिश गिव्स मैथ्स ट्यूशन टू बिनिश डॉटर इरहम फॉर अ मंथली फीस ऑफ 20,000। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑनर की बेटी को ट्यूशन दे रहा है, लेकिन उसके पैसे चार्ज कर रहा है, तो टैक्सेबल एक्टिविटी बनेगी। क्योंकि रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है ना, वो रेंडरिंग सर्विसेज बाहर दे, भाई को दे या ऑनर की बेटी को दे या ऑनर को दे, वट एवर द केस इज। कुरेतुलैन बलोच नहीं, कुरेतुलैन अ होम maker with a hobby of baking cakes and pastries rented a stall at a Karachi food festival and sold her baked items. हाँ जी, ये क्या है? वन ऑफ कैसे है? Rented a stall at a Karachi food festival and sold her। हाँ नहीं तो रेंटेड तो वो कभी भी कर ले, इसमें क्या साल में 3 दफा कर ले। लेकिन फेस्टिवल नहीं करता साल में 3 दफा, और फिर वो रेंट्स करता उसको, जैसे ऊपर वो वर्क्स आया ना, वर्क्स है। बहरहाल इट इज़ अ टैक्सेबल एक्टिविटी, क्योंकि अगर आप और बाकी चीज़ें देखें तो बेचना भी आ रहा है, उसके अंदर पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है, और स्टॉल भी उसने लगाया है, तो इट्स इज़ अ टैक्सेबल एक्टिविटी। यार रिक्रिएशनल एक्टिविटी ना थोड़ा सा जज भी करना पड़ता है सिनेरियो से। सही है, सिनेरियो से भी जज करना होता है ना। तो नॉर्मली रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो होती है ना, या जो हॉबीज होती हैं, उसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते।
उसके अंदर ऐसी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। तो उसने बताया बाकायदा कि वो बेच रही है प्रोडक्ट्स को ना मार्केट के अंदर। जिस तरह ऊपर फुरकान पियानो बजा रहा था, तो उसने कौन सा पैसे लिए थे? सही है, शाहजेब बजा रहा था, फुरकान बजा रहा था, शाहजेब बजा रहा था। ठीक है जी, ये कुछ इसकी डेफिनेशंस थी और कुछ पास पेपर का इसका एनालिसिस था कि ये इन डेफिनेशंस को कैसे पूछते हैं पास पेपर्स के अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड। इसकी वजह से एक दो डेफिनेशन मेरा दिल कर रहा पढ़ा दूं, लेकिन टाइम बहुत हो जाना है। नहीं, वो बढ़ा दूंगा अगर टाइम बच गया तो बढ़ा दूंगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने करने हैं कि पेज नंबर 186 पे आए। पेज नंबर 186। यार ये दरवाजा बंद कर रहे यार, इसको चाय यार चीनी कम कर रहे। आप क्या कह रहे थे? यार ये जस्ट उसने नॉर्मल उसको ही एक्सप्लेन किया कि आप बिजनेस करने लगे हो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, बिजनेस खत्म करते वक्त, ठीक है, तो जो बिजनेस, ये वही वाली एक्टिविटीज आ गई ना, इनिशियल स्टार्टिंग ट्रेड से पहले कोई आपने एक्टिविटी की या वाइंडिंग अप के टाइम पे आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो भी सारी टैक्सेबल एक्टिविटीज ही आएगी। ठीक है, बिजनेस खत्म कर दिया आपने, तो वो जो वाइंडिंग अप की एक्टिविटीज हैं, तो बिजनेस जब स्टार्ट करना है तो उस टाइम पे इनिशियल जो सारी एक्टिविटीज हैं वो भी इसके अंदर टैक्सेबल एक्टिविटी ही कहलाएंगे। अच्छा जी, ये एक अच्छा सवाल है जो पास पेपर्स में आया हुआ है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन माशाल्लाह अब आप लोग तो एक्सपर्ट है। ये हमने किया तो नहीं था हुआ क्लास में है? Under the provisions of the Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder, compute the total income, taxable income and the net tax payable by or refundable to Abbas for the tax year 2021। 2021 के अंदर जो टैक्स पेबल है, रिफंडेबल है, वो हमने इसमें बताना है। Abbas, a resident individual, is engaged in the business of manufacturing various consumer goods under the name and style of Kamyab Enterprises. Following information has been extracted from the case record for the year ended 30 June 2021. Sales आ गई, cost of CGS, gross profit, administrative and selling expenses, financial charges भी इसमें आ रहे हैं, other income and profit before tax. Cost of sales include accounting depreciation of 12 lakh, the tax written down value of the KE's fixed assets on 1st July 2020। सवाल देख के तो यही लग रहा है कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो हम साथ में अलहदा यहाँ पे लिखते रहेंगे। लेकिन फॉर द इनिशियल, पता है जब बिजनेस का सवाल है तो जैसे जैसे पढ़ते हैं जो जो चीज़ सामने आती है उसको प्लेस करते रहेंगे। तो फ्रंट पेज छोड़ के वर्किंग से स्टार्ट करेंगे, पेपर में भी ऐसे ही करिएगा, पहला सफ़ा छोड़ देना है, छोड़ ही नहीं देना, बाद में फिल करना है। ठीक है, हाँ, ऐसा ना सर ने कहा था पहला सफ़ा छोड़ के काम करना है। ठीक है, वर्किंग यहाँ से शुरू कर ले, फ्रंट इधर बना ले, अच्छा इधर बना ले यार, वो फिर उसका आ जाएगा स्पैन में। ठीक है, चले ऐसे कर ले। उसने मेरे से ये साफ कराना था बस, और कुछ नहीं कराना है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा बार बार। वर्किंग नंबर 1,
ठीक है, फ्रेंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने मिलियंस में है? मिलियंस में आपने फिगर बतानी है, रुपीज इन थाउजेंड में, सॉरी थाउजेंड्स में बताएं क्या है जी? 12707। तो अभी जो एक लाइन पड़ी थी उसमें उसने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लिखी हुई थी, ठीक है। तो कुछ चीजें हमने ऐड कर देनी है और कुछ चीजें हमने लेस कर देनी है। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के साथ कुछ भी नहीं करना और उठा के ऐड कर देनी है। कितने की? 1200, ठीक है। आगे चलते हैं जी। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यूज ऑफ द केईज फिक्स एसेट और 1 जुलाई 2020। मैं ये काम कर रहा हूँ 2021 टैक्स ईयर का, तो उसने मुझे 1 जुलाई की, मजे की बात क्या है, टैक्स WDVs दे दी है। ये उसने हमारा भला किया है, ठीक है ना। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यूज दे दी है ना, नहीं तो मुझे निकालनी पड़ती और निकाल के मुझे उसमें अप्लाई करना पड़ता डेप्रिसिएशन है। तो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स, और आगे क्लैरिटी बड़ी जबरदस्त किस्म की दे दी है, 80% फॉर बिजनेस पर्पस। ये पढ़ के दिमाग में किस किस पॉइंट की घंटी बजनी चाहिए? हाँ ऐसे ही तो ये होता है ना कि आप पेपर ना आ रहा हो जब, तो एक स्टूडेंट बीच में हाथ खाएगा, ऐसा शीट सारे उसे देखने लग जाते हैं, यार पेपर आ नहीं रहा है शीट। तो इन्होंने बताया, तो परेशान हो गए ये क्या है। कोई नहीं, ये समझा देता हूँ मैं अभी इसमें क्या आना है। बहरहाल इसके अंदर जी डेप्रिसिएशन आएगी 80% की, और रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो 100% डेप्रिसिएशन करके लेंगे, सही है। तो ये 2 पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। A new computer was purchased on 1 अप्रैल 2021 फॉर रुपीज 1,50,000। 1,50,000 का न्यू कंप्यूटर लिया है। मोटर व्हीकल was purchased on 15 जून 2019 at a cost of 1 million was sold for 7,50,000। जो ऊपर मोटर व्हीकल की बात कर रहा था ना कि 8.5 लाख की दी है, वो उसने बेच दी है, ठीक है, जिसकी सॉरी 80% जो बिजनेस पर्पस में थी उसमें से एक मोटर व्हीकल उसने बेच दी है 7,50,000 रुपए की, और 31 मई 2021। कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस मोटरवे वाज इक्वल टू सेल प्रोसीड। इसकी कैरिंग वैल्यू और सेल प्रोसीड्स बराबर थी। An amount of rupees 40,000 paid to the factory supervisor on 23rd March 2021 as advance salary for the month of April. Since he was in the urgent need of the amount and the banks were closed on 23rd March due to the Pakistan Day, he was paid in cash. क्या करूँ इसका? कुछ करूँ कि ना करूँ? 40,000 उसको कैश में दे दिया, उसकी ज़रूरत थी अगले 21 तारीख को, क्योंकि 23 तारीख को हमने आर्मी का डे मनाना था, पाकिस्तान डे मनाना था, पाकिस्तान डे मनाना था। नहीं यार, पाकिस्तान डे मनाना था। अमोर्टाइजेशन। चले ये बताएं इसका क्या करें? 40,000 को क्या करूं? कुछ भी ना करूं, ऐड करूं, लेस करूं, क्या करूं? लेस तो पहले ही हुआ हुआ है, ऐड कर दें। क्यों? कैश सैलरी जो थी वो 32,000 थी, तो 40,000 को हम ऐड कर दें, ठीक है। आगे चले। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड expenditure on in-house scientific research related to KE business. It includes salaries of 8,80,000 paid to scientists. साइंसदानों को उसने 8,80,000 पे किया है पाकिस्तान में, और ऊपर से साइंटिस्ट। मटेरियल है 2,30,000 का जो कि रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किया है, और 7 लाख उसने पे किया है एक ऐसी कंपनी को जो कि चाइना में है, और वो सपोर्ट कर रही है KE साइंटिस्ट इन दी रिसर्च वर्क। यानी कि उसने साइंटिफिक रिसर्च वर्क इन हाउस बनाया है, उसमें तनख्वाहें दी हैं, मटेरियल खरीदा है रिसर्च के लिए, और चाइना में कुछ पैसे दिए 7 लाख के। दिस एक्सपेंडिचर वाज नॉट रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। इसे कहता है इंटेंजिबल नहीं रिकॉर्ड किया, एज इट कुड नॉट प्रोवाइड एन एडवांटेज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर।
क्या करूँ, ये सारे खर्चे वो लेस कर चुका है। हमने पढ़ा था साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो पाकिस्तान में की जाए, और उसमें कैपिटल खर्चा अलाउ नहीं था, बाकी सारे का सारा अलाउ था, लेकिन वो खर्चा जो पाकिस्तान में हो। तो इसलिए जो तनख्वाहें दी हैं साइंसदानों को वो अलाउ है, जो रिसर्च के लिए मटेरियल लिया है वो अलाउ है, लेकिन जो 7 लाख मुल्क से बाहर पे किया है वो डिसअलाउ। तो ये 700 मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, पेड टू साइंटिस्ट इन चाइना, ये मैं इसको ऐड कर दूंगा। An expense of 6,50,000 paid as an installment toward the purchase price of an industrial plot। एक प्लॉट खरीदा 6.5 लाख रुपए का और वो खर्चे में से लेस कर दिया, ठीक किया? क्यों? ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था यार, ठीक है। तो इसको तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एड बैक तो कर देंगे, और क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। शाबाश, प्लॉट पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। कितना था, कितना था? एड बैक होगा जनाब, डेप्रिसिएशन केड़ी ये देते हैं, एड बैक कर लेना बस। द परचेज ऑफ गोट्स, वाह, विद वर्थ रुपीज 2,25,000 फॉर द सेक्रीफाइस ऑन ईद उल अज़हा। ईद आई थी, मनानी तो थी। द पेमेंट वाज मेड थ्रू क्रॉस चेक। पहले तो वो कसाई ढूंढो ना जो क्रॉस चेक से पेमेंट लेके गया बकरों की, ठीक है। लेकिन बहरहाल उसने 2,25,000 के गोट्स खरीदी और उसने क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट की। क्या है जी, खर्चा अलाउ है डिसअलाउ है? क्यों? बिजनेस का खर्चा नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर देंगे, गोट्स एक्सपेंस कितना था, 225, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ठीक है। डोनेशन दी है 1 मिलियन की टू अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। 40% ऑफ दिस अमाउंट वाज डोनेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड ऑन द सेकंड शेड्यूल। ऑल डोनेशन वाज मेड थ्रू क्रॉस चेक। पहले तो ये बताए ना, 1 मिलियन की डोनेशन दी और खर्चे में से लेस कर दी, क्या ये ठीक है? डोनेशन पे क्या मिलता है, टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो इस वजह से पहली बात तो ये कि डोनेशन सारी की सारी ऐड बैक कर देंगे। हाँ, अब इसमें से 40% लेंगे कि सारी की सारी लेंगे जिसमें टैक्स क्रेडिट लेंगे? क्यों 40% क्यों लेंगे? 60% क्यों लेंगे? थर्ड शेड्यूल था है? क्या कहते हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल इसमें ये है कि 1 मिलियन सारे पे लेंगे टैक्स क्रेडिट। उसकी वजह ये है कि उसने 1 मिलियन क्रॉस चेक दिया है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है। तो जो आपने बात पढ़ी थी कि कौन कौन से क्राइटेरिया, उसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तो शामिल है, चेक करें जरा, उसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तो शामिल है। हाँ, उसमें से 40% उसने सेकंड शेड्यूल को दे दी है, ठीक है। और 100C सेक्शन के कौन सा है, 13 नहीं, मुझे वो डोनेशन जरा एक मिनट खोलें फिर देखते हैं इसको। पेज नंबर सेकंड शेड्यूल मेरे ख्याल से उस टाइम पे होगा जो जब इन्होंने ये क्वेश्चन का किया है ना। सेकंड शेड्यूल को 13 में मेंशन कर दिया और इसके नीचे नोट्स, पेज नंबर कौन सा है, सॉरी बताएं दोबारा। 30, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31। इसके अंदर देखिए पॉइंट आ रहा है कोई वो वाला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का?